नमस्कार प्रिय यूपीएससी अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदिनी आईएएस में स्वागत है। और हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आप लोग जो आपकी यूपीएससी आईएएस की जो प्रीलिम्स परीक्षा जो 25 मई 2025 को आयोजित होने वाली है, को ध्यान में रखकर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और इसी के तहत आपके इतिहास को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी के माध्यम से कवर किया जा रहा है। और यहाँ पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। और यहाँ तक आपने देखा है कि हमारा ये क्लास 9 की एनसीईआरटी है और इससे पहले की एनसीईआरटी कवर हो चुकी है। और ये हमारा अध्याय नंबर 4 है। और इस एनसीईआरटी का जो भी अध्याय 1, 2, 3 हो चुके हैं, आप वहाँ से वीडियो पढ़िए, यहाँ से देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो वन्य समाज पर उपनिवेशवाद का क्या असर पड़ा था, वो आप इसमें देखेंगे। आप जैसे जानते हैं कि वन से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, जो पदार्थ हैं, तो वो हमें जो वन से मिलती हैं, तो उन पर ऐसा इन उपनिवेश से क्या प्रभाव पड़ा। और जब अंग्रेजों का जब शासन हुआ था अपने यहाँ पर, तो उन्होंने ऐसे वनों के क्या काम किए जिससे वनों का उत्पादन बहुत तेजी से गिरा, तो हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए, अपने स्कूल और घरों में चारों ओर नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानो जो जंगल की हैं। अभी आप स्कूल में तो नहीं होंगे, लेकिन जो भी स्कूल में है तो आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल में जो भी चीज़ बनी हुई है, आप उनको पहचानिए कि कौन सी चीज़ जंगल से आई हुई होगी। तो देखिए, इसमें देखो, आप किताब का कागज देखेंगे। जो किताब का कागज हम देखते हैं, वो भी जंगल से जो भी पेड़ उत्पन्न होते हैं, पेड़ उगते हैं, उनसे प्राप्त होता है। ये उनके जो लुगदी बना करके कागज बनाया जाता है। मेज कुर्सियाँ आप देखेंगे, देख रहे होंगे अपने पास। दरवाजे खिड़कियाँ ये लकड़ी के बने होते हैं। बेरंग बेरंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं। मसाले जो हम दैनिक सब्जी में यूज करते हैं। आपकी टॉफी के सेलोफेन रैपर, बीड़ियों के तेंदू पत्ते, जैसे बीड़ी, तो बीड़ी जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, बीड़ी पीते हैं, तो उनके जो पत्ते की बीड़ी बनी होती है, वो तेंदू पत्ते होते हैं। गोंद, आपने गोंद देखा होगा। शहर, कॉफी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल, जो ताल के बीजों से इससे ताल के बीजों से निकलता है। हाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक, टैनिन बोलते हैं। दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां, दवाई में जो जड़ी बूटी होती है, वो ये सारी चीज कहाँ से उत्पन्न होती हैं? सारी जंगल से आती हैं। इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, आप जानते हैं, बांस आपने देखा होगा। जलावन की लकड़ी आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप सुन रहे होंगे। घास देखी होगी। कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी, अब ढेरों दूसरी चीजें भी तो जंगल से ही आती हैं। जो हमने आपको बताई हैं, ये सारी कहाँ से आती हैं? आपके जंगल से आती हैं। एमेजन, या आप देखेंगे अमेजन हो गया, पश्चिमी घाट के जंगल हैं, है ना। तो एक ही टुकड़े में जो अमेजन हो गया, पश्चिमी घाट के जो भी जंगल हैं, उनके एक ही टुकड़े में कितनी पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। तो एक ही टुकड़े में पौधे की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं कि ये पौधा इस किस्म का है, ये पौधा इस काम में आता है, इस पौधे से ये होता है। तो ऐसी प्रजातियां एक अमेजन और पश्चिमी घाटी के जो जंगल है, उनके एक छोटे टुकड़ी मिल जाती हैं। अब देखिए आगे, ये विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही थी। जो विविधता है ना, जो जो एक छोटे टुकड़ी में जो 500 अलग अलग जाति की प्रजातियां की जो पौधे मिलते हैं ना, तो वो जो विविधता है, वो धीमे धीमे क्या हो रही है? तेजी से तेजी से लुप्त होती जा रही है। और औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1955 के बीच, 1700 से लेके 1955 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरागांव व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। देखिए, आपको ये नंबर थोड़ा छोटा लग रहा होगा ना, 139 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, है ना। इतना जंगल काट दिया गया। जो पूरी विश्व की जो जमीन है, भूभाग है, उसका कितना 9.3% है। अब आप इमेजिन कीजिए चीजों को कि अपने भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 के आसपास, किलोमीटर के आसपास है। देखिए, इतना इतना क्षेत्रफल है अपने भारत का। अब इसका करीब 4 से 5 गुना 139 लाख वर्ग किलोमीटर हो रहा है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब ये हुआ क्यों?
ये जंगल का सफाया क्यों किया? क्योंकि उन्हें औद्योगिकरण करना है ना, और खेती बाड़ी करनी है, चरागाह बनाने हैं, और ईंधन की लकड़ी चाहिए, इसके लिए उन्होंने जंगलों को साफ कर दिया। देखेंगे आगे। ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये चित्र आप देखेंगे इसे, है ना, ये चित्र है, ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का एक साल वन है। छत्तीसगढ़ एक राज्य है, उसका ये साल वन है वो है। घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोशनी यहाँ कम ही पहुंच पाती है। इस चित्र में आप पेड़ पौधों के विभिन्न आकार और प्रजातियों को देख सकते हैं, देखिए आप इसमें। तो आपने देख लिया होगा, है ना। और आगे जो हम देखते हैं कि वनों का विनाश क्यों हुआ, आखिर इन लोगों ने वनों का विनाश क्यों किया। देखिए, वनों के लुप्त होने का सामान्यतः, जब लुप्त हो जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, ये वन विनाश की समस्या कोई नई नहीं है। वैसे तो ये प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। वैसे ये वन विनाश की प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक शासन आया तो ये वन विनाश की समस्या और ज्यादा बढ़ गई, है ना। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करते हैं। हमारे जो भारत में जो वन विनाश हुए, वनों का विनाश हुआ था, उन पर हम कुछ जो कारण हैं उन पर हम गौर करते हैं, क्या क्या कारण है। देखिए, पे लिखा है वन पॉइंट वन, जमीन की बेहतरी। जमीन की बेहतरी के लिए देखिए, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, यानी 1/6। हमारे भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 है, उसका 1/6 करेंगे, इसका भाग देंगे उसमें, जो भी हमारा उसका आंसर आएगा, तो वो उतने भाग पर हमारी खेती होती थी, कब, 1600 के आसपास, है ना। लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। लेकिन आज जो खेती होती है वो कितना, जो भी क्षेत्रफल है भारत के, उसके आधे से आधे क्षेत्रफल पर होती है खेती। अब देखिए, और आधा क्षेत्रफल कहीं किसी में लगा, कहीं वन में है, तो कहीं कहीं बस्ती बसी हुई है, कहीं सड़कें बनी हुई हैं, कहीं पुल बना हुआ है पहाड़ है ना, तो वो उसमें आधी भूमि उसमें हो गई। अब देखिए, इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, भाई जब आबादी बढ़ेगी तो खाद्य पदार्थ तो चाहिए, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। भाई किसान क्या करेंगे, किसान खेती का विस्तार तो करेंगे, खेती की सीमा तो बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड हो रही है खाने की चीजें की, है ना। इसीलिए औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। औपनिवेशिक काल में क्या हुआ, औपनिवेशिक काल मतलब जहाँ अपने भारत पर जिन जिन सत्ता को शासन रहा है ना, आप समय मान लीजिए औपनिवेशिक अंग्रेजों की बात हो रही है ना, तो इनके शासन काल में क्या हुआ, खेती में तेजी से फैला हुआ, क्योंकि उन्हें नीड थी खेती की, उन्हें कपास उगाना था, उन्हें गन्ना उगाना था, उन्हें चाय उगानी थी। इधर यूरोप में खेती होती नहीं थी इतनी ज्यादा, तो यहाँ से खेती करवा कर वहां पर भेजते थे। इसके लिए क्या है, तेजी से फैलाव आया। देखिए, आप थोड़ा चित्र देख लेंगे, है ना, थोड़ा चित्र है और देखने में अच्छा लग रहा है। तो इस चित्र में जो लिखा है एक बार हम उसे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है इस चित्र के बारे में। देखिए, वेन द वैलीज वर फुल, जब घाटियां भरी पड़ी थी, जॉन डॉसन की पेंटिंग है ये, अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है। लाकोता जैसे देश से अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदान में रहते थे, का अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते, भीषण का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। देखिए, कितना अच्छा दृश्य दिखा रहा है इसमें, है ना, पेंटिंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये प्राकृतिक दृश्य मानव के द्वारा बनाए गए दृश्य हैं। भाई प्राकृतिक दृश्य मानव ने नहीं तो बनाया है, ये पेंटिंग की है। एक जहाँ मानव रहता है, जो प्राकृतिक को उधेड़ करके जो अपने चीजों को बनाता है, तो उससे अच्छा ये प्राकृतिक दृश्य लगता है हमको, नेचुरल, देख सकते हैं आप, है ना। तो अंग्रेज आबादकारों ने बीसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। अंग्रेज ने क्या समझा, ये जो विशाल भूभाग है सब अगर खुला छोड़ देंगे तो इससे बेकार, हमें इससे कुछ मिलता है नहीं है, कुछ फायदा हो नहीं रहा था, हम इसे क्यों खुला छोड़ें। तो 1860 के बाद बीसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई थी। ये जो बीसन है ना इसकी, ये देखो ये बीसन है, हमें इनसे कुछ मिलता है नहीं है, क्यों ये रह रहे हैं ना,
ये बिना मतलब में, अब समझ सकते हैं। तो इन्होंने एक ही सोच थी, तो 1860 के बाद जो भीषण थे ना, बहुत बड़ी हत्या कर दी गई थी, ये इसमें आपको बताया है। देखिए, और ये थोड़ा कनेक्ट करते हैं ना, जो रह गया उससे मिलाते हैं। देखिए, औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया, है ना। अब औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया, तो इसकी कई वजह थी। अब इसकी क्या क्या वजह थी, हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन हो गया, है ना, और गन्ना हो गए, गेहूं, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया था, क्योंकि उन्होंने कहा हमको इसकी जरूरत है, भारत की जनसंख्या उसको जरूरत है, हमें इसका व्यापार करना है, इस समय फायदा होगा, हम तुम्हें ये फायदा देंगे, ये करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने इन फसलों को प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। इसकी 19वीं सदी के यूरोप में जो बढ़ती जनसंख्या है, अब भाई देखो 19वीं सदी में क्या हो रहा था, यूरोप में भी जनसंख्या बढ़ रही थी, तो वो अपने यूरोप का पेट भरने के लिए यहाँ की खाद्यान्न फसलें, और वहाँ भाई पहनने का कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए भी कच्चे माल की जरूरत होती थी, तो उसके लिए भी उन्होंने इन चीजों पर ध्यान दिया। देखिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की भी जरूरत होती थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ था। ये फसलें हमने बताई है, लेकिन मांग में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई थी। और दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। क्या समझा, अनुत्पादक समझा। इन्होंने ये समझा कि जंगल है ना, इनसे हमें कुछ मिल रहा है नहीं है, अगर यहाँ हम इनको हटा करके इनसे लकड़ी मिल जाएगी, वो हमारे काम में आएगी, वहाँ जो फसल होगी उससे हमें राजस्व मिलेगा, और हम जो ये खेती करेंगे, जिसको हम खेती देंगे वो हमें लगान देंगे, है ना, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसलिए इनको इसलिए इस स्तर पर इन्होंने सोचा। उनके हिसाब से इसे व्यर्थ के बयान पर खेती करके उससे स्वराज और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था, जो मैंने आपको बता दिया। इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 और 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में कितना, 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई थी। देखिए, 1880 से लेके 1920 के जो समय है, उसमें 67 लाख हेक्टेयर की क्या हो गई थी, खेती योग्य भूमि की बढ़त हो गई थी। अब देख सकते हैं काफी संख्या में थी ये। और अब देखेंगे, खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं। खेती का विस्तार हुआ है, उसे हम विकास का सूचक मानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले हमें जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। भाई जब जमीन को जोतेंगे, उसके लिए हमें जंगल तो काटने पड़ेंगे, वही इन्होंने बताया है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, जो स्रोत हमारे बॉक्स एक का दिया गया है, और जो क्योंकि हम इसको पढ़ लेते हैं ना। देखिए, किसी स्थान पर खेती ना होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। अगर किसी स्थान पर अगर खेती नहीं हो रही, तो मतलब ये मत समझना कि वो आबादी नहीं है वहां पर। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। कौन, गोरे आबादकार कहाँ पहुंचे, जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो क्या किया, ये दावा किया कि महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन राष्ट्रों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे, है ना। जो जो रास्ते बताए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। क्या थे, स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगारदी नगारेंद्र की अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नगु नगुरून देरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। यह जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करती थी। जो भी जरूरत होती सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप, ये उनको पूरा करती थी। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए, स्रोत का, प्रति जमीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच से शुरू हुआ था। जो प्रति जमीन थी उस पर कब्जा कीजिए, उसे उत्पादक बनाइए, तो ये विचार किसका था, उपनिवेशकों के बीच से आया था, है ना। यही वह विचार था जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया था। इसी विचार से क्या हुआ था, विजय को न्यायोचित ठहराया था, विजय हुई थी, है ना। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका के हांडुरास के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं।
आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता। गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए? तो गैर विकसित पड़ी जमीन उसका क्या किया जाए? क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है? जो गैर उपयोगी जमीन है ना, गैर जो विकसित जमीन है जिसका कोई विकास नहीं है, क्या हम उसको जो उपनिवेश सकते हैं उसके हाथ में दे दें? है ना? थोड़ा क्वेश्चन मार्क चिन्ह था। या इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथ में रहना चाहिए, या इसकी जो वास्तविक स्वामी है या उसके हाथ में रहनी चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझता। ये मध्य अमेरिकी अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के गिरोह जैसे हैं जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और ना ही इसे आराम, देखिए, और ना ही इसमें आराम। देखिए, 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ था। कब? 3 साल बाद। वहां पर अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में अकेले उगाना प्रारंभ किया था, है ना? मध्य अमेरिका में जो केले थे ना, केले को उगाना प्रारंभ किया था। देखिए, इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, किस हद तक कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। देखिए, तो ये चीज हमने इनको पढ़ लिया, है ना? अब आते हैं हम अपने मेन कंटेंट पर। तो हमने देख लिया खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं। खेती विस्तार जो हो रहा है उससे क्या विकास ही तो हो रहा है भाई, चीजें मिल रही है हमें, औद्योगिक वस्तु उसमें, औद्योगिक जो कच्चा माल चाहिए उसमें पैदा हो रहा है खेती में, हमारे खाने पीने की चीज में पैदा हो रही है खेती में, तो वो विकास का सूचक माना जाता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी जरूरी होती है। अगर हम जमीन जोतेंगे उसके लिए क्या होगा, हमें जंगल काटने पड़ेंगे। ये हमें को नहीं भूलना चाहिए, ये बता रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। 1.2 पटरी पर स्लीपर, है ना? अब जो हम रेल की पटरी बिछा रहे हैं, आज हम जो रेल की पटरी देख रहे हैं ना, वो उसमें क्या होगा कि सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई स्लीपर बिछाई जाती है, उसके ऊपर पटरी डाल दी जाती है रेल की, तो रेल ट्रेन भागती है, दौड़ती है। लेकिन उस समय औपनिवेशिक काल में क्या होता था? औपनिवेशिक काल में ये होता था कि जो पेड़ के जो लंबे लंबे पेड़ होते थे ना, उनको काट करके स्लीपर बनाए जाते थे जिस पर रेल की पटरियां बिछती थी। तो इस वजह से भी जंगल में कमी आई, देखते पढ़ते हैं ना इसको। देखिए, सिंह भूमि के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण, छोटा नागपुर, मई 1897 की बात है ये। रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया करता था। किसको? आदिवासियों को नियुक्त करता था भाई, वही जंगल के बारे में जानते थे, है ना? लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी। मतलब स्लीपर के लिए पेड़ काटो, अपना घर मत बनाओ इनसे, ये समय उनकी वो रही है ना? स्लीपर का मतलब बता दिया इन्होंने। देखिए, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक के रखते हैं, है ना? वही बात हो रही है, देखेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत तक, है ना, 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत, जिसको बोलते हैं ओक के जंगल, लुप्त होने लगे थे। वहां पर इंग्लैंड में जब ओक या बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थे, तो इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी। अब भाई जब वहां जंगल ही खत्म हो गए तो जो शाही सेना है ना, तो उसके लिए लकड़ी की तो कमी होगी ना। तो मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेज जहाज भला कैसे बने? भाई उस समय जो अंग्रेज वहां से जो आते थे उत्तरी मार्ग से, तो उनके लिए जहाज चाहिए थे, तो जहाज को बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी उनको मजबूत। वो लकड़ी है ही नहीं वहां पर, तो वो जहाज बनेंगे कैसे, है ना? और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे चलाई जा सकेगी बताइए? जब जहाज ही नहीं रहेंगे तो वहाँ कोई जो जो लोग हैं वहाँ रह रहे हैं ना, शासन चला रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। या जहाँ जहाँ उनका कब्जा रहा है वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो वो उनकी प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखिए, 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। 1 दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे थे, है ना? वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए, है ना, एक एक 1820 के दशक में खोजी दस्ते, है ना, खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए इनको इन्होंने भेजा था, है ना? तो और उन्हें इसलिए भेजा था कि आप उनको वहां पर देखिए, समझिए,
कि कौन से पेड़ हमको काटने हैं, कौन से नहीं काटने, हमारे लिए कौन से पेड़ उपयोगी हैं, कौन सी लकड़ी मजबूत है, कौन सी काटनी है, कौन सी नहीं काटनी है। तो इसलिए उन्होंने को यहाँ भारत हिंदुस्तान भेजा था वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए, है ना। तो एक दशक के भीतर, दशक कितने वर्ष का होगा आपको पता है, एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे थे, मतलब एक दशक के अंदर बड़े पैमाने पर पेड़ को काटा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने पता कर लिया हाँ कौन सा पेड़ हमारे लिए यूजफुल है, कौन सा नहीं है, कौन सा काटना, कौन सा नहीं काटना। और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा जब उन्होंने भारी मात्रा पेड़ काटे, और भारी मात्रा में पेड़ों को काट करके लकड़ी को अपने अपने कंट्रोल में लेकर के उसका निर्यात करना शुरू कर दिया। देखिए 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। कब? 1850 के दशक में। तो रेल लाइन का जब प्रसार हो रहा था ना, जो रेल लाइनें बिछाई जा रही थी, उनका विस्तार हो रहा था, तो उसके लिए लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी, मतलब उसके लिए फिर लकड़ी चाहिए चाहिए ही। जब रेल की लाइन बिछेगी, उस समय कंक्रीट का ज्ञान उन्हें था नहीं, तो वो लकड़ी पर ही डिपेंड थे, तो उसके लिए क्या लकड़ी की जरूरत थी उनको। तो शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। देखिए क्या थी, जो शाही सेना थी जिनका कब्जा था देश पर, उनकी जो सेना थी उनके आने के लिए, जाने के लिए, है ना, आवागमन के लिए, और औपनिवेशिक व्यापार के लिए। अब भाई जो व्यापार भी तो करेंगे ये लोग जो जिनका शासन है वो व्यापार भी तो करेंगे, तो व्यापार करने के लिए क्या हो गया, रेल लाइनें अनिवार्य थी, है ना। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर, अब जो इंजन जो चलेंगे तो उनको तो ईंधन चाहिए, ईंधन क्या लकड़ी से ही बनेगा, ईंधन के तौर पर। और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। स्लीपर थे ना, उसकी जरूरत थी जब ज्यादा मात्रा में। अब देखेंगे अब कितनी जरूरत थी, देख लीजिए। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितनी, 1 मील, 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितना, 1760 से लेके 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। कितना, 1 मील के लिए इतनी, इतना स्लीपर चाहिए, है ना। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैल गया। 1860 के दशक से स्टार्टिंग हो गया था रेल का विस्तार होना। देखिए 1890 तक कितना, 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1890 तक कितना, 25,500 किलोमीटर तक लंबी रेल की लाइन बिछाई जा चुकी थी। अब देखिए, और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर से कुछ ज्यादा, लगभग 1600, 1.5 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर के आसपास इर्द गिर्द 1 मील में उनका किलोमीटर होता है। अब वो देखिए उसके लिए 1760 से लेके 2000 स्लीपर काटे जाते थे, है ना, स्लीपर की जरूरत होती थी। अब जब ये 25 से 500 किलोमीटर लंबी रेल की लाइन बिछ गई है, तो उसके लिए हमारी कितना स्लीपर चाहिए, कितनी लकड़ी चाहिए, कैसे बनकर बना हुआ होगा। और देखिए इससे आगे देखिए क्या होता है। 1946 में 1946 में इन लाइनों की लंबाई कितना, 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। देखिए, और रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। भाई रेल लाइन का प्रसार हो रहा है तो उनके स्लीपर चाहिए, स्लीपर लकड़ी से आ रहा है, तो भाई उसके लिए जंगल तो काटेंगे, जरूरत लकड़ी है वो काटेंगे। कि भारी मात्रा में जंगलों का विनाश हुआ, है ना, लकड़ी काटी गई। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में, देखिए थोड़ा उसको देख लेते हैं। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। 35,000 पेड़ प्रतिवर्ष काटे गए, किसके लिए, स्लीपर के लिए। कहाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी में। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए, जो भी आवश्यक मात्रा है, जितनी हमें जरूरत है, उसकी पूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। तो ठेका दे दिए, मतलब आप भाई हमें लकड़ी काट के दो, हमें वो लकड़ी काटोगे उससे हमें आप स्लीपर बना के दीजिए, तो पैसा देंगे। तो निजी ठेकेदार थे वहाँ के, वो पैसा दिया और लकड़ी कटना शुरू कर दिया। और रेल की लाइन बिछाई जा रही थी, है ना, रेल की लाइन बिछाई जा रही थी, तो फिर क्या होता है, तो ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। अब ठेकेदार क्या सोचा गया, उनको पैसा मिल गया काटने का, है ना, तो वो नहीं सोचेंगे इतना, भाई मुझे क्या मतलब पेड़ काटने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो उन्होंने इतना ज्यादा नहीं सोचा और पेड़ काटना शुरू कर दिया उन्होंने। और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब हो गए, या रेल लाइन बिछी जा रही है करके।
तो रेल जो बेच के जा रही है तो उसके आसपास के जो इर्द गिर्द के जंगल थे उनका तेजी से विनाश हो गया। देखिए ये थोड़ा देख लेते हैं, तो आपको ये थोड़ा दिख रहा हो चित्र, है ना, थोड़ा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ी फैली हुई है ना, तो उसका देख लेते हैं। ये देखो, ये जो आपको ये जंगल में जो आपको दिख रहे हैं ना, इस जंगल के आसपास की जो बीच में नदी जो बह रही है, उसमें ये आपको जो दिख रहे हैं ना, ये गट्ठर से ये बांस के गट्ठर हैं, है ना, तो वही दिखा है। बांस के बेड़े का कासालांग नदी में बहकर जाते हुए चिटगांग पर्वतीय पट्टी है ये, है ना, पर्वतीय पट्टी है, देख सकते हैं। ये बांस जा रहे हैं इसमें बहा के, है ना, नदी में। तो बांस वैसे भी तैरता है ना, ये जानते हैं ना। हमने देख लिया कि इर्द गिर्द जंगल में तेजी तेजी गायब होने लगे, कि भाई रेल की लाइन बिछ रही थी ना। रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सहतीर सहजाता हुआ हाथी है। और औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों और लकड़ी के गोदाम में भारी भरकम लकड़ी उठाने के लिए किया जाता था, क्योंकि उस समय क्रेन वगैरह होती नहीं थी, है ना, कोई और चीज होती नहीं थी जो लकड़ी जैसे भारी सामान को उठाने के लिए काम किया जाता हो। यानी हाथियों का यूज किया जाता था उस समय, है ना, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने दिखाया है। अब थोड़ा हम स्रोत देख लेते हैं, स्रोत का, क्योंकि भाई मैं जब दिया तो पढ़ ले रहे हैं ना, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, मेन कंटेंट की। देखिए, मुल्तान और सुकूर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। ये कहानी दी है। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट गुणा 10 इंच गुणा 5 इंच या 3.5 घन फुट प्रति इकाई के कितना 6 लाख स्लीपर की जरूरत होगी, है ना, या 2 लाख क्यूब फीट से ऊपर लकड़ी की इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, है ना। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2 लाख 19 हजार मन की जरूरत होगी, लकड़ी चाहिए ना। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी, भाई ईंटें भी तो फिर पकानी पड़ेंगी, है ना। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। स्लीपर हैं कहाँ से, सिंध के जंगलों से आया करेंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ, जो सिंध और जो पंजाब है ना, इसके झाऊ और झांड के जंगलों से लाया गया, है ना, वहां से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। कहाँ से, नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से कहाँ तक थी, मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए कितना 22 लाख स्लीपर की जरूरत होती होगी, है ना। तो ये थोड़ा मैं देख लिया स्रोत। देखिए कैसे लकड़ी जा रही है गाड़ी में लोड होकर के, है ना, आप देख सकते हैं। गाड़ी में लोड होकर के लकड़ी जा रही है कि नहीं जा रही। थोड़ा इधर देख लेते हैं। ये ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर लौटती औरतें, ये जंगल में गई हैं लकड़ी औरतें ये, और ईंधन को खाना बनाने के लिए ईंधन चाहिए, तो उसके लिए लकड़ियां लेके आ रही हैं, जंगल से वापस आ रही हैं अपने घर, है ना। और चित्र इसके बारे में बता दिया। ये इसके बारे में क्या लिखा है कि लट्ठे ले जाता हुआ ट्रक है ये, मैंने बता दिया, गाड़ी में ट्रक भरा हुआ है, तो इसके ज़्यादा हमें इससे ज़्यादा कुछ देखना नहीं है ना। और अब देखते हैं बागान। तो हमें मालूम पड़ गया कि लकड़ी की नीड क्या थी, और बंगलों जो जंगलों का जो विनाश हुआ कैसे हुआ। पहला तो जो लकड़ी के जहाज बनते थे उसके लिए जंगल जंगल की जरूरत होती थी, लकड़ी चाहिए थी, है ना, मजबूत मजबूत लकड़ी चाहिए, टिकाऊ लकड़ी चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा क्या क्या काम किया, जो रेलवे की लाइन जो बिछाई जा रही थी उसके लिए जरूरत थी स्लीपर की, इंजन के लिए ईंधन की जरूरत थी, उसके लिए लकड़ी चाहिए थी, है ना। और जो जो ईंट पकाते थे, जो जरूरत होती थी ईंट के लिए, उसके लिए लकड़ी जरूरत थी, तो इसके लिए उन्होंने जंगल को काटा। अब और क्या कारण हो सकता है, अब देखिए बागान। अब बागान क्या होता है थोड़ा जानेंगे। जिसको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसको भी नहीं पता उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। जिनको पता है वो उनका रिवीजन, जिनको नहीं पता है वो सीख जाएंगे, है ना। देखिए, यूरोप में चाय कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, जब यूरोप में आप देखेंगे चाय की कॉफी की रबड़ की क्या हुई, मांग बढ़ी, डिमांड बढ़ी। तो इनको पूरा करने के लिए वस्तुओं के बागान बने, इनके चाय के कॉफी के रबड़ के इनके बागान बने। इनके लिए अभी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। तो प्राकृतिक जो नेचुरली वन है उनका एक हिस्सा भारी मात्रा में
साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्से को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बगान मालिकों को सौंप दिया। जो यूरोपीय जो बगान मालिक थे, जो यूरोपीय जो बगान की खेती करवाते थे, उनको जंगलों का भारी क्षेत्र, काफी क्षेत्र लेकर के उनको सौंप दिया कि लो भाई आप इसे संभालो। तो इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया। बाड़ लगा दिए भाई, है ना, इतने इलाके में इस बगान की खेती होगी, इतने इलाके में इस बगान की खेती होगी, है ना, तो उनको जंगलों को उसको साफ कर दिया उस हिसाब से। और चाय और कॉफी की खेती उसमें की जाने लगी। तो आप समझ में आ रहा होगा कि आपको बगान के बारे में क्या समझ में आ रहा है। बगान का मतलब इसमें ये हो रहा है कि जंगल को काट करके एक ही प्रकार के पौधे का वहां पर उत्पादन किया जाए, कि कोई भी हो और कोई दूसरा ना हो उस क्षेत्र में। तो बगान कहा है इसमें। तो वो प्लेंजर ब्रांड चाय है, जो ये लोग चुस्की भर रहे हैं ना, मस्ती कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो ये चाय ऐसी आई थी जंगलों के विनाश करके, है ना। इन्हें क्या पता जंगल का विनाश हो रहा है और जंगल का विनाश होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो बाद में मालूम पड़ेगी कोई भी बात, है ना। तो उनके लिए नियंत्रित किया जाएगा। नियंत्रण किया अपने फायदे के लिए किया था, और उसको देख कैसे किया उसको हम पढ़ेंगे। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे होती है। जो जो व्यवसाय जिस वन का यूज कर करके, जिस वन की लकड़ियां काट करके अपने व्यवसाय में यूज करते थे, है ना, तो उन्होंने केवल उसी को उगाया। उन्हें लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी का ही उन्होंने वन बनाया, है ना। तो इसी बात की गई है कि व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे होती है, इसको थोड़ा हम देखेंगे। अच्छे टॉपिक हैं, थोड़ा समझते चलेंगे, चीजें आसान होंगी और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्योंकि सरकार का अभी इफेक्ट, अभी नजर किस पर है, वन संपदा पर, क्योंकि एनवायरमेंट कितना जल्दी खराब हो रहा है आपको पता है ना। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी, मैं आपको बता दिया। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। ये अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी। अंग्रेज कह रहे थे जो वहाँ पर लोकल जो लोग रह रहे हैं, वे क्या करेंगे, स्थानीय लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं वो जंगलों का उपयोग करेंगे, और उसका, और जो व्यापारी हैं वो उन पेड़ों की अंधाधुंध क्या करेंगे, कटाई करेंगे और जंगल को नष्ट करेंगे। ये इनका थोड़ा डर था, चिंता थी इस चीज की। इसीलिए उन्होंने डाइट्रिच ब्रेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए उन्होंने बुलाया। एक विशेषज्ञ थे डाइट्रिच ब्रेंडिस नामक, जो जर्मन विशेषज्ञ थे, इनको इस चीज पर सलाह मशवरा करने के लिए बुलाया गया था, है ना। और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया था, जो जर्मन विशेषज्ञ था डाइट्रिच को, है ना। देखिए इनका क्या रोल होता है यहाँ पर, क्या भूमिका रहती है ना, कि ये क्या काम करते हैं, देखते हैं। ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र को विकसित करना होगा। इस संरक्षण विज्ञान क्या होता है, तो कैसे संरक्षण करना है, क्या क्या चीज जरूरी होगी, उसमें उसको ट्रेनिंग देना है। और जंगलों का जो जो प्रबंधन करेंगे उनके लिए एक व्यवस्थित तंत्र चाहिए, व्यवस्थित एक सिस्टम चाहिए, है ना। उसकी जरूरत है उनको पड़ेगी, और उसके लिए हमें उसको विकसित करना पड़ेगा, इस सिस्टम को, कि हम जंगलों का कैसे प्रबंधन करना है, कैसे संरक्षण विज्ञान में लोगों को प्रशिक्षण करना है, और जंगलों का हम प्रबंधन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक व्यवस्थित तरीके से एक सिस्टम चाहिए, एक तंत्र चाहिए। वो उन्होंने उसका विकास किया, है ना। इसके लिए कानूनी मंजूरी जरूरत पड़ेगी। अब जो ये तंत्र, व्यवस्थित तंत्र स्टार्ट करेंगे ये, उसके लिए क्या कहा उन्होंने, कहा कि इसके लिए हमें कानूनी मंजूरी चाहिए, एक उसके लिए कानून चाहिए, कानून बनाना पड़ेगा, उसके लिए कानून बनकर मंजूर करना पड़ेगा, जिसको लोग फॉलो करें, जिसको ये नियम को फॉलो करें, अभी ऐसा हो सकता है। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। अब जो वन संपदा है, जो भी वन की संपदा है ना, उसमें कौन सी चीज उपयोग की है, कौन सी नहीं है, किसको हम यूज कर सकते हैं, किन को नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नियम तय करने पड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा जंगल में जो भी चरवाहे होते हैं ना, वो चरवाहे कम किए जाएं। तो जो लोग ये अपने निजी स्तर पर जो पेड़ काटते हैं उसको कम कर करके ही
हमें अपने जरूरत की लकड़ी को संरक्षित किया जा सकता है, इन्होंने कहा था। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले को, अब जो ये जो तंत्र बनेगा ना, इसकी जो भी अवमानना करने करेगा, जो इस नियम को नहीं मानेगा और जो नियम को न मान करके जो पेड़ काटेगा, उस पेड़ काटने वाले को क्या होगा, देखते हैं। पेड़ काटने वाले को किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। जो कोई व्यक्ति अगर पेड़ काटेगा तो वो कोई भी सजा का भागी बनेगा, उसे कोई भी सजा दी जा सकती है ना। तो जो भी पेड़ काटेगा किसी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। अब जो भी सजा वो निर्धारित करेंगे, है ना, कि जुर्माना देना पड़ेगा या तुमको जेल होने की होगी, जो भी सजा होगी ना, जैसा उसने अपराध किया होगा, जैसा पेड़ काटना होगा, उस हिसाब से उन्होंने अपने कानून बनाए। इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की ना, जिसकी आज हम यूपीएससी में आईएफएस के पोस्ट के नाम से जानते हैं। तो उसकी उन्होंने, ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध कर दिया, है ना। तो सूत्रबद्ध करने में क्या किया, सहयोग दिया था। भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में किया सहयोग किया था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी। कब, 1906 में। किसकी, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे याद कर लेंगे तो आप याद कर लेंगे या इसको लिख लेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी 1906 में। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया, यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब वैज्ञानिक वानिकी क्या होती है, वैज्ञानिक वानिकी वह होती है कि उन्होंने अपने उपयोग के पहले पेड़ काट लिए, अब काट करके उन्हीं जगह पर दूसरे पेड़ों को उगाना, ये वैज्ञानिक वानिकी होगी इनकी। तो इसका उन्होंने, हाँ, इस नियम को क्या कहा, इसने को वैज्ञानिक वानिकी कहा था, है ना। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित, आज की बात हो रही है, आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। जो भी पारिस्थितिकी को सिस्टम, पारिस्थितिकी जो विशेषज्ञ है ना, वो ये मानते हैं, जो वैज्ञानिक विधि मान रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैज्ञानिक विधि नहीं है। भाई पेड़ों को काट रहे हो, कट जाएंगे, फिर तुम नए पेड़ लगाओगे, है ना, इससे क्या होगा, ये वैज्ञानिक विधि को उनको नहीं माना। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। देखिए, जो भी वैज्ञानिक वानिकी है ना, इनके नाम पर जो विविध प्रजाति वाले जो प्राकृतिक वन थे ना, विभिन्न प्रजाति के वन, जो प्राकृतिक नेचुरली वन होते हैं, उनको उन्होंने काट दिया और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाना शुरू कर दिए, ये लगा दिए। जो भी, जो वैज्ञानिक वानिकी के अंदर क्या कर दिया, जो भी नेचुरली जो प्राकृतिक वन संपदा थी वो तो काट डाला और उन्होंने अपने जरूरत के पेड़ लगाना शुरू कर दिया। एक सीधे सीधे पेड़ हो, एक लाइन में हो, जो इनके उपयोग के लिए लकड़ी चाहिए वो मिल जाए उनसे, हाँ, तो उनको इन्होंने यूज किया। तो इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए। इसे क्या कहा, इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया। जो वन विभाग के जो अधिकारी लोग होते हैं, उन्होंने जंगलों क्या किया, सर्वे किया। विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जो की, विभिन्न किस्म के जो अलग, भाई पेड़ों की अलग अलग किस्म होती है, तो जो भी विभिन्न किस्म के जो भी पेड़ थे, उन क्षेत्रों का उसने क्या किया, नाप तोल की, है ना, और वन प्रबंधन के लिए योजना बनाई। अब भाई वन का प्रबंधन करना है ना, उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, योजना बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। उन्होंने ये किया कि जो बागान आप जो लगा रहे हो, प्रतिवर्ष आप इसका कितना क्षेत्र काट सकते हो, ये भी इन्होंने बताया। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे। भाई आपने कटाई कर दी, अब जमीन खाली होगी, पर पेड़ तो दोबारा लगाना पड़ेंगे ना, तो ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। इस तरह के उन्होंने कानून बनाए, है ना। देखिए, 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद, अब ये 1865 में हुआ वन अधिनियम लागू, कब हुआ था, 1865 में। तो वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें दो बार तो संशोधन हुआ। अब दो बार संशोधन क्या क्या हुआ उसको देख लेते हैं। पहले हुआ 1878 में और फिर हुआ 1927 में, है ना। तो 1878 में क्या होता है, तो 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया। 1878 में जो जंगल था उसको तीन श्रेणियों में बांट दिया गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। आरक्षित,
सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। जो भी सबसे अच्छे जंगल हैं उनको क्या कहा गया? आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। जो आरक्षित वन है, जो सबसे अच्छे वन है, गांव वाले अपने उपयोग के लिए, इनसे उपयोग के लिए इन जंगलों से कुछ भी नहीं ले सकते। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। इन्होंने ये नियम बना दिया, संशोधन किया उन्होंने, और इन्होंने ये नियम बना दिया, है ना। थोड़ा चित्र उसको देख लेते हैं। देखिए, द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून, भारत की बात हो रही है। ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला ये वानिकी स्कूल था, है ना। तो देख सकते हैं, वैज्ञानिक वानिकी का मतलब बता दिया उन्होंने। जो वैज्ञानिक वानिकी है उसका उन्होंने मतलब बता दिया। देखिए, वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उन्हीं की जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। तो अब देखिए, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ इन चीजों से। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ इन चीजों से, वो देखते हैं हम। देखिए, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जो वनपाल होते हैं उनको वनों की रक्षा करते हैं, है ना, और ग्रामीण, इनके विचार बहुत अलग थे। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों की चीजों के लिए, आगे देखते हैं, चीजों के लिए, चीजों जैसे जैसे ईंधन हो गए, चारा, पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। वो चाहते थे कि वन में विभिन्न प्रजातियां होनी चाहिए उसमें। वहां से चारा भी चाहिए, वहां से भोजन भी चाहिए, वहां से हमें कंदमूल फल भी चाहिए, वहां से हमें लकड़ी भी चाहिए। हमारी जरूरत की जो चीज है वो हमें सारी जंगल में मिले, वो चाहते थे ग्रामीण, है ना। वही वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी, वन पालक थे ना, वही वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। वो ये चाहते थे वन पालक, है ना, ये वन विभाग वाले। वो चाहते थे कि हमें रेलवे की लकड़ी चाहिए, इमारत बनाने की लकड़ी चाहिए, जिससे इमारतें बनती हैं, इमारत में जो लकड़ी यूज होती है ना, और हमें जहाज के लिए लकड़ी चाहिए। ये था वन विभाग का मानना। और ग्रामीण क्या बोलते हैं कि हमें वहाँ चारा भी चाहिए, हमें वहाँ कंदमूल फल भी चाहिए, वहाँ वहाँ हमें लकड़ी भी चाहिए। तो वो इस तरह की लकड़ी चाहते थे। तो वो इस तरह का वन होना चाहते थे कि इस तरह का वन बन जाए वहाँ पर। तो इनमें विचार इस तरह का अंतर थे, है ना, आप समझ सकते हैं। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हों, सख्त मजबूत हो, लंबी हो, और कैसी हो, सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। इसीलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया। सागौन और साल जैसी जो प्रजाति होती है पेड़ों की, वृक्षों की, इनको उन्होंने प्रोत्साहित किया था, क्योंकि ये लकड़ियां सीधी होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ होती है ना, लंबी होती है, इसलिए। और दूसरे किस्म में ये काट डाली गई। तो क्या हो गई, ये काट डाली गई। वन्य इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। वन इलाकों में लोग, वन में रहने वाले लोग थे वो। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं, सबको पता है। फल वगैरह खाना, कंदमूल फल खाना, ये क्या है, हमारे लिए, शरीर के लिए अत्यंत पोषक, लाभदायक लाभदायक तत्व है। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं। विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर ना आई हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। सही बात है, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसी खेती के औजार बनाने में किया जाता है। तो लकड़ी के हल बनते थे, है ना, खेती में यूज होने वाले। लकड़ी का प्रयोग हल जैसी खेती के औजार बनाने में किया जाता था। बहुत से बांस से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती थी। जो बांस है ना, आपने बांस देखे होंगे जंगलों में, या अपनी बांस जो अपने खेतों पे लगा देते हैं। बांस एक लंबा होता है, पतला होता है, जिससे क्या बनते थे, बेहतरीन बाड़े बनाए जाते थे। उस बाड़े में चाहे जानवरों को बांध दो, या आप अपना उससे कुछ भी बना लो, है ना, छप्पर वगैरह, झोपड़ी वगैरह, है ना, जो बना सकते हो आप, यूज होते थे। इसका उपयोग छतरी, टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता था। इसका बांस का। सूखे हुए कोम्बड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता था। बांस का कुम्बड़ा होता है ना, उसका उपयोग, जो सूख जाता था, उसका उपयोग पानी पीने के लिए बोतल जैसे यूज कर सकते थे, है ना।
जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। जंगल में क्या है? जंगलों में सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जाते थे। आपने अभी भी चलती है गाँव में, जब दावत वगैरह होती है या कोई विशेष कार्यक्रम होता है जिसमें अब लोगों को बैठाकर दावत खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो जो दोना पत्तल होते हैं ना, कागज उसके पत्ते के बने हुए, बस सही भी है वैसे भी वो। तो उस पर खाओ, उसको फेंक दो, जला दो, या नहीं जले तो वो मतलब गल सड़ के वो सही हो जाते हैं। लेकिन अभी के जो प्लास्टिक के जो बने हुए हैं उनको समझ सकते हैं, वो गलते नहीं है, उड़ के इधर उधर जाते हैं, जलाओगे तो पोल्यूशन फैलेगा, है ना। तो वो क्या समझ सकते हैं, वो हम इस चीज के बारे में आगे से बात करेंगे विस्तार से, है ना। इत्यादि की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती थी। जो लताएं होती है ना, उससे रस्सी बनाते थे। तैमूर, जो सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छिली जा सकती थी। सब कुछ काम होते थे जंगलों से। देखिए, महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता था, महुए के पेड़ से, है ना। और ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सूखे हुए तेंदू पत्ते, जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। हमने इसको देख लेंगे, है ना। जो तेंदू पत्ते से वाकई चलती थी आजीविका, उसको थोड़ा पूरा ही पढ़ लेते हैं। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते थे, है ना। और एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता था। और बच्चे, महिलाएं और वृद्ध ही मुख्यतः पत्ते इकट्ठा करते थे। तो वहां से जो आजीविका चलती थी ना लोगों की, वो उन्होंने वहां पर बता दी। और इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये अच्छा चैप्टर है ना, अच्छा चैप्टर है। अब जब आप हमारे साथ इसको पढ़ लेंगे ना सही से, हम सही से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जब पढ़ लेंगे आप लोग, तो क्या होगा, आप लोगों की समझ विकसित हो जाएगी। और जब जैसे आप, जब आपको एडवांस में जब लिया जाएगा, तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ नहीं बतानी पड़ेगी, वो चीज़ आप खुद समझ में आने लगेगी। यदि आपको थोड़ी भूल भी जाते हैं ना, बस थोड़ा उसको हिंट देना पड़ेगी, बस आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप पढ़ने का समझेंगे महत्व क्या है इसको। देखिए, एक चित्र ये है, 14 है, ये वाला है ना, ये वाला। उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कि खलिहानों से अनाज लाते लाते हुए लोग हैं, मतलब ये अनाज को लेके आ रहे हैं, उनको दिखाया गया है ना खलिहान से। खलिहानों से पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे थे। टोकरी किससे बनती है? बांस से, हाँ, तो वन संपदा उससे तो बन रही है। पुरुष अपने कंधे के आर पार एक छड़ी को बांधे टोकरियों को लाते हैं, और छड़ी बांधे हुए हैं, तो ये किसकी है? लकड़ी की है ना। कहाँ से? वन से लाई जाती है। जबकि औरतें टोकरियों को अपने सिर पर रख लाती हैं। मैं तो देख लियो वन संपदा क्या महत्व है ना। आगे देखते हैं। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई थी। जब वन अधिनियम आया, तो इस वन वन अधिनियम से क्या हुआ कि देश भर में जो गांव वाले थे ना, गांव के लोग, इनकी मुश्किलें हो गई, इनकी मुश्किलें बढ़ गई थी, इनकी मुश्किलें और ज्यादा खराब हो गई थी। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, भाई गांव में लोग रह रहे, तो उनको लकड़ी चाहिए अपने काम करने के लिए, है ना। अपना लकड़ी बना रहे हैं या कुछ और चीज बना रहे हैं, के लिए उनको चाहिए लकड़ी। लकड़ी कहाँ मिलेगी? जंगल में। तो कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना और कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी में आ गई थी। अगर करते हो जंगल में जाकर के, ये कानूनन अपराध है। ये हो गया था। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अब भाई उन पर जो उनको पाबंदी लगा दी गई, तो क्या हो गया, अब वो लकड़ी चाहिए उन्हें, अब क्या करेंगे? चुरा के लेके आएंगे। पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते हैं। अगर वो वहां से लकड़ी चुरा रहे हैं, तो चुराते समय अगर वो पकड़े गए, तो वन की जो रक्षा कर रहे हैं, तो वो इनको छोड़ दें या कुछ सजा दे दे, या उनसे कुछ पैसे ले ले, या वो खाने के लिए कोई चीज ले लें, तो वो उनकी इस दया पर था। मतलब वो क्या करें, उनसे घूस लेते थे, मतलब पैसे वगैरह। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतों विशेष तौर से परेशान होने लगी। भाई जो लकड़ियाँ खाना बनाने के लिए चाहिए, तो वो औरतों के लिए होगी दिक्कत। तो मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना, जो जो खाने पीने की चीजें होती है ना, उनको मांग कर उनको तंग करना, लोगों को जो वहां पर आते हैं, है ना। पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। ये उस समय जो पुलिस और जंगल के जो चौकीदार होते थे, पुलिस हो गए और जंगल के जो भी चौकीदार हैं, उनके लिए बात सामान्य थी, मतलब ये सब करते थे। हमने आपको बता दिया।
बड़ी विस्तार से। अब ये है, देखिए चैप्टर, वनों के नियम से खेती कैसे प्रभावित हुई है ना, उसको थोड़ा देख लेते हैं अभी थोड़ा तब तक। देखिए, वनों के नियम से खेती कैसे कैसे प्रभावित हुई थी, तो वनों के जो नियम है उनसे खेती पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम देखते हैं। देखिए, यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। तो जो जो भी झूम खेती होती थी या जो भी घुमंतू खेती होती थी, उसकी जो प्रथा थी, उस पर इस वन नियमों का असर पड़ा, है ना। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती एक परंपरागत तरीका थी। मतलब इन जगहों पर खेती एक परंपरागत रूप में होती थी। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में से लांदिंग बोलेंगे, और मध्य अमेरिका में से मिलपा मिल्पा बोलेंगे, अफ्रीका में से चितमेन कहेंगे या ताबी बोलेंगे, है ना। श्रीलंका में से चेना कहेंगे, और हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं इसको घुमंतू खेती के लिए क्या बोला गया है, दया बोला गया है ना, पैदा बोला गया है, बेबर बोला गया है, ऐसे घुमंतू खेती के लिए। नेबड, झूम, ओंडू, खंदान और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं अपने हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए यूज किए जाते हैं। आगे देखते हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता था। तो घुमंतू जो खेती है ना, उसके लिए क्या करते थे, जंगल के कुछ भागों को, जो जंगल के कुछ भाग होते ना, उनको बारी बारी से काटा जाता था और काट करके उनको जलाते थे। और मानसून की जो पहली बारिश आती थी, उसके बाद इस राख में बीज बो देते थे। जंगल को काटा, जलाया, राख हुई, और जब मानसून की पहली बारिश आई, मानसून की बारिश आने के बाद उसमें क्या करते, बीजों को उसमें डाल दिया। आगे क्या होता है, और अक्टूबर नवंबर में ये फसल काट ली जाती है। इन खेतों पर दो एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता था। उन्होंने वहां पर एक दो बार खेती की, एक दो बार खेती करने के बाद उस जगह को उन्होंने 12 से लेकर 18 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया परती के लिए, क्योंकि वहां पर फिर दोबारा बल वृक्ष हो गए, है ना, बड़े बड़े होंगे, फिर उनको काटेंगे, मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती थी उनकी, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं। भूखंड हो गए ना, इनमें कैसी मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा। आप मध्य भारत में देखेंगे और अफ्रीका में देखेंगे क्या बोलते हैं, ज्वार और बाजरा। ये ब्राजील में यहाँ पर कसावा, और लैटिन अमेरिका में के अन्य भागों में मक्का फलियां होती थी, ये घुमंतू खेतियों में। आगे देखेंगे, यूरोपीय वनरक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। यूरोप के जो भी वनरक्षक थे, हाँ, यूरोप के जो वनरक्षक थे, उनकी नजरों में ये घुमंती खेती होती थी, ये मानते थे ये तरीका इनका नुकसानदेह है, जंगलों के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं ये, है ना। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही है हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जाएंगे। उन्होंने का मानना था कि जहां जहां ये खेती की जा रही है, उन जगहों पर कुछ साल तक रेलवे बिछाने के लिए जो लकड़ी चाहिए वो नहीं उगेगी, है ना। और ये थोड़ा देख लेते चित्र, एनसीईआरटी में चित्र ज्यादा होते हैं ना समझाने के लिए। देखिए, टोंगियो खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आदत आ जाती थी। टोंगियो खेती, है ना। 1921 में बर्मा के थर्रावाड़ी डिवीजन से लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसान धान को बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते थे, औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थी। बता दिया उन्होंने, है ना। देख समझ रहे होंगे आप लोग। आगे देखेंगे, मतलब बोल दिया। कुछ साल के अंतर में क्या हो गया, खेती की जा रही है, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते, परंतु खेती जहाँ हो रही है उस जगह की बात हो रही है। देखिए कैसे कर रही है, जंगल के पैदा या पौधे हिस्सों को जलाना, है ना। परंतु खेती में जंगलों को साफ किया जाता है, तो साफ कर दिया। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़
किया जाता है, देखिए इसमें आग के द्वारा इनको जलाया जा रहा है। भाई इनसे थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो होता होगा ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन होता होगा, है ना, जंगलों में। और वो जंगल है, वहाँ पर जंगल एरिया, तो वो उनको मेंटेन कर लेते होंगे। तो इन चीज़ों में थोड़ा, जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी में, अलग से एक विषय होता है इन्वायरमेंट में, मतलब ज्योग्राफी का हिस्सा होता है, जब ऑप्शन पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी, उसमें सारी चीज़ पढ़ाई जाती है। तो उसमें चीज़ें हम इनको चीज़ें जो है इनको डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। तो इससे अभी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जहाँ जैसी नीड है उसके हिसाब से पढ़ते चल रहे हैं। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों की भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बड़ा रहता होगा। मतलब ये जंगल जब जलाते हैं, बाद में जो बेशकीमती जो चीजें हैं वो भी जल जाती होंगी। घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। अब ये बोल रहे थे जो घुमंतु खेती करते लोग, अब इसके लिए हम लगान का हिसाब रखें तो रखें कैसे, इसके लिए उन्हें दिक्कत हो रही थी, है ना। इसीलिए सरकार ने घुमंतु खेती पर क्या करने कर दिया, रोक लगाने का फैसला कर दिया। कहा भाई नहीं, घुमंतु खेती बंद होनी चाहिए। हम ये कर ही नहीं पा रहे, अरे किस पे लगा लगाए, कहाँ पता आज यहाँ खेती कर रहे कल वहाँ पहुंच गए, अब ये नहीं पता कितने जंगल काट रहे हैं, उसमें जंगल जो काट रहे हैं जला रहे हैं, उसमें जो कीमती चीजें वो कीमती पौधे वो भी जल जाने का डर रहता है ना, जानवर मरने का डर रहता है, और भी चीजें हैं। तो ये उन्होंने कहा, और हम इन पर लगा नहीं लगा पा रहे, है ना, राजस्व नहीं हट पा रहे, तो स्लोली उन्होंने घुमंतु खेती पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया। भाई रोक लगाने का फैसला ले लिया, तो रोक लगाने का जब फैसला लिया, वहाँ पर जंगलों में जो अनेक घर थे ना, उन घर में जो रहने वाले जो लोग थे उनको क्या क्या कर दिया, जबरदस्ती से हरा, भाई जैसे भागो यहाँ से, जाइए आप, जबरदस्ती से विस्थापित कर दिया, जाइए यहाँ से और दूसरी जगह जगह बसिए, है ना। कुछ को अपना पैसा बदलना पड़ा, कुछ लोगों को क्या, उनके जो जो पैसा था रोजी रोटी कमाने का उनको बदलना पड़ा। कुछ तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के लिए धरने प्रदर्शन कर दिए, लेकिन कुछ भाई सारे लोग एक जैसे तो होते नहीं है, कुछ ने अपना पैसा बदल दिया, व्यवसाय बदल दिया, कुछ ने क्या कर दिया, कुछ ने उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, है ना, विद्रोह में शामिल हो गए। देखिए कहाँ भाग, ओ, शिकार की आजादी किससे थी, शिकार की जो आजादी थी वो किसको थी, इस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, थोड़ा देख लेते हैं। और इससे पहले हम थोड़ा ये देख लेंगे, तो कोई ये बालक है ये, है ना, उम्र कितनी होगी आप देख पा रहे होंगे इस बालक की, ये मछली मारने वाला लड़का है, ये मारता है। अब ये उपकरण देखेंगे आप, ये देखेंगे ये है तो लकड़ी का ही, ये पीछे टोकरी सी है, ये इसमें क्या बोलते हैं, जाल से बना हुआ है किसी का, है ना, ये भी लकड़ी का है। तो लकड़ी कितनी कितनी उपयोगी थी उन लोगों के लिए। मछली मारने वाला लड़का अपने बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल जाते हैं, और बहुत जल्द ही वे मछली पकड़ना, उत्पादों को इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते हैं। बांस के ट्रैप को जिससे यह लड़का अपने बाएं हाथ में पकड़े है ना, तो बहाव के मुहाने पर रखने पर मछली इसमें आसानी से चली जाती थी, इसकी बात हो रही है इसकी, है ना। यही तो है बाएं हाथ में, इस हाथ में, ये हमारा दायां हाथ हो गया। तो इन्होंने ये बात बता दी, है ना। अब आते हैं हम अपने मेन कंटेंट की ओर, हमारा मेन कंटेंट है ना, इस पर आते हैं। देखिए शिकार की आजादी किससे थी, शिकार करने की जो आजादी थी वो किसको थी, देखिए जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया था। जंगल संबंधी जो नए कानून थे ना, इन्होंने जो वनवासी जो वन में रहने वाले लोग थे उनके जीवन को कैसे किस तरह से प्रभावित किया था उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन का, तीतर का, इस छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, जब ये जंगल में जो वन कानून थे वो नहीं थे, उस समय की बात हो रही है। ये पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई थी। अब जो ये काम करते थे वहाँ के जो वनवासी लोग थे, हिरन को मार लिया, तीतर को मार लिया, छोटे मोटे जानवर को मार करके अपना जीवन जीवन यापन करते थे। लेकिन जब ये कानून आ गया तो ये जो परंपरागत जो प्रथा थी वो अब हो गई गैर कानूनी, है ना। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा था। तो कोई शिकार करते पकड़ा गया तो अवैध शिकारी माना जाएगा, और फिर उस जुर्म में उसको दंड दिया जाएगा।
जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया गया था, है ना। जो वन कानून है ना, इसने लोगों की जो शिकार करने की जो परंपरागत जो प्रथा थी ना, जो अधिकार थे, उससे उन्होंने वंचित कर दिया। वही बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया था। जो बड़े जानवर होते हैं ना, बड़े बड़े से, जैसे कि चीता हो गया, शेर हो गया, है ना, तेंदुआ हो गया, और भी जानवर हैं बड़े बड़े, है ना। तो उन जानवरों का आखेटक एक खेल बन गया। हमने बता दिया आखेटक क्या होता है, आखेटक शिकार करना ही होता है ना। तो बड़े जानवरों को आखिर करना एक खेल बन गया। अब देखिए, हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। आप समझ सकते हैं, सदियों से ये प्रथा चली आ रही है राजा महाराजाओं की, है ना। बाघों का शिकार करना, शेरों का शिकार करना, ये उनकी परंपरा चली आ रही है सदियों से। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादे या शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है। मतलब अनेक आपने मुगल कलाकृतियां देखी होंगी, जो शहजादे हैं या जो सम्राट हैं, उनको शिकार करते हुए दिखाया गया है। मतलब उनको शौक था उस समय शिकार करने का, मतलब उनका एक तरह से फिल्म मानते थे वो लोग। किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि क्या, औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या हुआ, इस शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा बढ़ा कि प्रजातियां, क्या होता है प्रजातियां को देखते हैं, प्रजातियां लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गई। मतलब इन औपनिवेशिक सरकार ने इस तरह से जानवरों को मारा, उन्होंने खेल खेल में, मतलब खेल मानते थे ये औपनिवेशिक शासन। और हमने देखो इतने बाघ मार दिए, ओहो मारा, हमारी ताली बजे, हमें गिफ्ट मिले, हमारे एक हमने इतने कुत्तों को मार दिया, हमने इतने शेरों को मार दिया। मतलब ये उनका खेल था। और जो जितने जानवरों को मार देता था, मारता था, उसको उतना ही बड़ा मान समझते थे खेल में, हाँ इसने ज्यादा कर दिया, है ना। वही सिस्टम था। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। जो भी जंगल में जो भी बड़े जानवर थे, वो बोलते थे ये आदि समाज यानी आदिवासियों के प्रतीक हैं ये, है ना। तो उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। उन्होंने कहा था, जो भी खतरनाक जानवर है ना इस हिंदुस्तान में, उनको मारेंगे और हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे, क्योंकि आदिवासियों के साथ रहते हैं ये, है ना। इनको ये मानना था। उनके आदिवासी समाज के क्या है, प्रतीक चिन्ह है। भाई आदि माने आदि समाज के क्या है, प्रतीक चिन्ह है, उन्होंने ये माना था। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनमें से किसानों को खतरा है ना। जो ये जानवर थे, इनके शिकार पर यह कहकर इनाम दिया जाता है कि ये जो जानवर है ना, इनसे किसानों को क्या है, खतरा है, ये इन पर हमला कर सकते हैं। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में, भाई इनाम दी जा रही थी, तो 1875 से लेके 1925 के बीच में जो भी इनाम इनाम का जो लालच था, उसमें 80,000 से ज्यादा बाघ मार दिए गए, और 1.5 लाख तेंदुए मार दिए गए, और 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। अब बाघ कहाँ बचे हैं, अब तो बाघ मुश्किल से कुल मिला के अब 1500 1600, लगभग 1500 के आसपास होंगे बाघ। और तब भारत में कितने थे, 80,000 बाघ से ज्यादा थे, है ना। 80,000 से बाघ प्लस ही होंगे, तो उन्होंने 80,000 बाघों को मारा, और बची कुछ जो आबादी आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में कितनी बची हुई है ना। तेंदुए देखिए 1.5 लाख मार दिए, खेल खेल में, इनाम के चक्कर में, है ना। 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। मैंने कहा ना, अकेले जॉर्ज यूल नामक एक अंग्रेज अफसर, अंग्रेज जो अफसर है इनका नाम है क्या, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था भाई साहब। देखिए उन्होंने, अरे क्या पता कि जानवरों को भी दर्द होता है, उसका भी जीवन है, इन्हें क्या पता। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। प्रारंभ में जो देखेंगे, शुरुआत में प्रारंभिक के दौर में, कि जंगल के कुछ इलाके उस शिकार के लिए आरक्षित थे। मतलब उन जंगल के उन एरिया में शिकारी होता था, तो इनके लिए उन्होंने आरक्षित किया था। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई। कितना काफी समय बाद, जो भी पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण को जानने वाले हैं, और जो संरक्षणवादी हैं, जो संरक्षण करते हैं, इन्होंने आवाज उठाई कि जानवरों को इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मरना चाहिए। इन्होंने आवाज उठाई थी, जानवर की जो प्रजातियां हैं, आप इनकी सुरक्षा कीजिए, आप इनको मारिए मत, ये कहा।
इससे पहले हमारा स्रोत है, इसको देख लेते हैं थोड़ा, है ना, स्रोत का। और इससे पहले हम थोड़ा ये चित्र इसको देख लेते हैं। देखिए, ये अंग्रेज लोग है ना, उन्होंने कैसे बाघों को मार के डाल दिया। देखिए आप, देखिए कैसे बाघ ये मरे पड़े हैं ना, आप देख रहे होंगे। ये गौर से, है ना, देख सकते हैं। नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग फोटो में मृत बाघों की निगरानी करें, मैंने आपको दिखा दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते, तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी, है ना। गांव के कुशल शिकारी हाका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलाना होता था। वो हाक मार देते थे और साहब क्या करते, गोली मार देते थे। देखो कितने ये इसमें बाघ शेर मरे पड़े हुए हैं। देखिए, देख सकते हैं, बाघों की गिनती आप कर सकते हैं ना। अब ये स्रोत का इसको देखेंगे। बेगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है, मध्य भारत का। 1892 में जब उनकी घोंतु खेती पर रोक लगा दी गई, तब उन्होंने सरकार को यह याचिका दी, क्या कहा कि हर रोज हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं है, आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं, ये उन्होंने कहा। आगे देखते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं, हम कहीं जा भी नहीं सकते। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। सरकार से कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है, घास उगाने वाले को भी उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार क्यों नहीं देती, ये उन्होंने कहा है। और अब थोड़ा इसको आगे देखते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। देखिए, नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं, तो थोड़ा देख लेते हैं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए। जो भी जंगल थे, इन पर वन विभाग का नियंत्रण हो गया, तो इनका नियंत्रण जब हो गया ना, तो इससे क्या हुआ कि लोगों को कई नुकसान हुए। तो उनको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पैसे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे, क्योंकि कुछ व्यापारी को लाभ हो रहा था, इसलिए उन्होंने जो परंपरागत जो व्यवसाय थे उनको छोड़ दिया और जो वन उत्पाद होते थे उनका व्यापार करना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि वो फायदा हो रहा था। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा, आगे देखते हैं, ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैंडियोक उगाने वाले ब्राजील अमेजोन के बुंदरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसकी कहानी, इसको थोड़ा हम देखेंगे। ये कहानी उन्होंने जबरदस्ती से रबड़ की खेती करवाई थी इन लोगों ने ना। तो कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए ये लोग। अब इसको पढ़ने से पहले आगे हम इसको थोड़ा कहानी देख लेते हैं, इसको कि हमको समझ में आ जाएगी चीज। देखिए, पुतमायों में रबड़ की निकासी कैसे हो रही थी। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी, है ना। अमेजोन के पटमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी थी, इनके द्वारा रबड़ की निकासी हुई तो हुई तोतोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुटुमायो में 400 टन रबड़ का उत्पादन हुआ, आगे देखेंगे। और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई थी। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता है, वर्णन किया उन्होंने। तो मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर प्रस्तुत होने का निर्देश दिया, किसने, इस मैनेजर ने। अब आगे क्या होता देखिए, उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा, इस मैनेजर ने, और इन बेबस इंडियनों को कत्लेआम शुरू कर दिया, मतलब मारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशें जमीन पर गिर गई, है ना, और वो खून से ढक गई थी। खून से नहाए हुए दया की भीख मांगते हुए जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया इन लोगों ने। उसमें की स्थिति बताइए, देखिए।
है ना। और मैंने ये चिल्लाया क्या कि मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूँ जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते। ये कहानी है इसमें, मतलब जबरदस्ती करवाते थे खेती ये लोग, और समझ सकते हैं। अब इससे चलते हम आगे की ओर ना। अब देखिए, हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। जो वन उत्पाद का जो व्यापार था वो कोई अनोखी बात नहीं थी आपके हिंदुस्तान में। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंतु समुदायों के माध्यम से हाथियों, दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। जो बंजारे लोग होते हैं गांव गांव घूम घूम करके इसका व्यापार करते थे, ये बात उन्होंने इसमें बता दी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में आ गया। अंग्रेज आ गए और व्यापार पहुंच गया पूरी सरकार के कंट्रोल में। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी गई थी। एक आध घर दे दिया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी थी। जो स्थानीय लोग थे ना तो शिकार करेंगे, है ना, और ना ही पशुओं को वहां पर चराएंगे, इसकी रोक लगा दी थी। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरोवा, कराचा, येरुकुला जैसे अनेक चराबाएं, तो जो घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे थे। भाई उनका काम ही था पशुओं को चराना, वो भी बंद कर दिया। अब जरूरत जो जो जरूरत की चीजें होती है वो जंगल से लेके आना, वो भी बंद हो गई। तो क्या हो गया, ये अपनी जो जीविका थी उससे क्या हो गया, इनका हाथ ये अपने धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा। और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। यहाँ फैक्ट्रियां लिखा हुआ है ना, तो इनको जो इनको लिए इनको ले जाया गया कि ये लोग फैक्ट्री में काम करें, खदानों में काम करें जहाँ से कोयला वगैरह निकाला जाता है, बगान या बगान जो एक विशेष प्रकार की खेती होती है वहाँ पर काम करें। तो उनको सस्ते सस्ते मजदूर मिल जाते थे। जो उनकी आजीविका थी वो उन्होंने खत्म कर दी। तो वो कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे इस वजह से, है ना, के लिए वो मजबूर हो गए। अब काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो, ये नहीं था उनका मतलब। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों की भर्ती की गई थी। आदिवासी जो लोग थे, पुरुष स्त्री दोनों की भर्ती की गई थी अपने काम कराने के लिए, है ना। अब देखिए, उनकी मजदूरी बहुत कम थी, मतलब कम पैसे पर काम किया कराते थे वो लोग। और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब हैं उनके, उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। तो उनको भर्ती तो कर लिया, तो गांव नहीं लौट पाते थे। मतलब बड़ी आते तो बड़ी मुश्किल से, मतलब उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, ये कहने का मतलब ये है। अब इजारेदारी का मतलब बता दिया उन्होंने, एक अधिकार हो गया, है ना। तो अब इससे हम आगे देखते हैं। देखिए अब होता है वन विद्रोह, थोड़ा देख लेते हैं कि वन विद्रोह क्या होता है। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। बगावत का मतलब मैंने आपको बता दिया है ना। तो संथाल परगना में सीधू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आप इसे समझ सकते हैं कि नाम है ना। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीत और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में इन्हें आज भी याद किया जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए थे, विद्रोह किए थे। भाई आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, तो उनको जो आजीविका, उनकी जो रोजी रोटी, तो उससे उन्होंने सब क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो उनके जब अधिकार छिन गए, उनका जो परंपरागत जो क्रियाएं थी वो खत्म हो गई, तो इसके उसको रोकने के लिए अंग्रेजों के प्रति क्या किया, उन्होंने विद्रोह किया था, जिसके उन्होंने नाम बता दिए इसमें। अब बस्तर के लोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र के सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। एक जो केंद्रीय भाग है कैसा है, पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है, देख सकते हैं। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, है ना। बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, ध्रुवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते थे। कहाँ पर, बस्तर में। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे थे, मतलब ये तो थे अलग अलग,
इनकी भाषा अलग अलग थी, लेकिन इनकी जो रीत रिवाज थी वो एक जैसी थी, है ना। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है। ये मानते थे कि जो हर एक जो गांव है ना, उसको जो जमीन मिली है वो कहाँ से मिली है, उनकी धरती माँ से मिली है। और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्योहारों पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते थे। जो भी जो त्योहार मनाते थे ना, उस त्योहार में जो खेत जो जमीन होती थी उसको क्या करते थे, चढ़ावा देते थे, चढ़ाते थे। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते थे। इसके जो नदी है उसको, जंगल है उनको, पहाड़ है उनको भी आत्मा मानते थे, मतलब उनकी एक तरह से पूजा करते थे। तो ये मैं कहना हो गया। क्योंकि हर गांव को अपनी चौहदी पता होती है। हाँ, अपनी अपने गांव की जो हर पता होता है हमारी क्या क्या स्थिति है, मतलब हम किन किन चीजों को मानते हैं, किन को हम मान्यता देते हैं, उनको पता होती है। इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते थे। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं। एक उनकी सीमा हो गई, एक इनका ये गांव हो गया, इनका जंगल ये हो गया, दूसरा गांव वाला जंगल दूसरा अलग हो गया। अगर वो इस जंगल से वहां पर जाते थे तो वहां के लोग बदले में कुछ देते थे, है ना। कोई चीज उनको लेनी होती है तो बदले में कुछ देते थे, है ना। इसके बदले में एक छोटा सा शुल्क अदा करते थे, जिसे देवसारी या दांड या मान कहा जाता था। कुछ गांव अपने जंगलों के हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं। कुछ गांव अपने जंगल की सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं, चौकीदारों को रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था, है ना। अब वहाँ उनके पास पैसा तो था नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, हर घर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर के उनको दिया जाता था वेतन के रूप में, जो उनकी जंगलों की रक्षा करते थे उनको। अब देखेंगे, आगे देखेंगे, हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता था। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष में, जहाँ एक परगना यानी गांव का समूह बोलते हैं इसको, के गांव के समुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जंगलों के बारे में बात करते हैं। और जो इसके अलावा जो भी और मुद्दे होते हैं वो उन पर वो सभा में बात करते हैं, तो हमको जंगल को कैसे संरक्षित करना चाहिए, है ना, इसमें किन किन चीज़ों की कमी हो रही है, हमें क्या चीज़ नहीं मिल पा रही, उस पर इस चीज़ की वो बहस करते थे। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा चित्र देख लेते हैं अपने, हम क्या लिखा है। देखिए, जो ऊपर साथ कोई है, ये जो चित्र है ये थोड़ा बस्तर का, जो छत्तीसगढ़ का इलाका है उसका चित्र दिया है इन्होंने। देखो, इंद्रावती, बीजापुर, है ना, ये गोदावरी, ये इनके बता दिया, आंध्र प्रदेश वगैरह इनके क्षेत्र लगे हुए हैं इससे, आप इसे देख सकते हैं ना। तो ये 1947 बस्तर रियासत को काकेर रियासत में मिला दिया गया, और ये पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बन गया, है ना। 1998 में इस जिले को एक बार फिर काकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया। 1990 में 90 का विद्रोह काकेर वन क्षेत्र घेरे में से ही शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में ये फैल गया। इनके बारे में उन्होंने बता दिया है। अब थोड़ा हम चित्र देखते हैं, हम अपना थोड़ा देखेंगे, है ना। तो आप ये चित्र को देखेंगे, देखिए इसको, इसको आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे, क्योंकि ये बैलगाड़ी खड़ी हुई है, बैलगाड़ी जैसी दिख रही है। और ये लोग देखो लकड़ी पर शिकार को कैसे कर रहे हैं, टांग के करते हैं ना, अपना उनका तरीका है। तो बस्तर में सेना का कैंप है ये, और बस्तर में सेना के एक कैंप का ये चित्र आपको दिखाया गया है जो 1910 का है। तो सेना तंबुओं, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहाँ ये एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैंप की पहरेदारी कर रहा है, देखिए कैंप लगा हुआ है ना। आप देख रहे होंगे, ये हमने पढ़ लिया है ना। अब देखेंगे लोगों के भय, लोगों के भय के बारे में जानते हैं कि लोगों के भय हुआ कैसे। लोगों के भय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने और गोवंश खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए थे। अब देखिए कितना क्षेत्रफल, जंगल के 2/3 हिस्से, हिस्सा तो है ना। तो जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने कर दिया उन्होंने, तो हिस्सा तो तक बहुत हो गया। और गोवंतु जो खेती करते थे उसको रोक दिया, है ना।
और वहाँ पे जो शिकार करते थे, तो जो वन्य उत्पाद को जो इकट्ठा करते थे, है ना, उन पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। तो इस तरह के उन्होंने प्रस्ताव रखे, तो इस तरह से क्या हो गया, जो बस्तर के लोग वो हो गए परेशान। रोक दी, है ना, करते थे, करते थे, संग्रह करते थे, वहाँ पर कंदमूल फल इकट्ठा करते थे, और भी चीजें करते थे, तो उन पर उन्होंने पाबंदी लग गई। वो तो भाई जो बस्तर के लोग परेशान, तो बस्तर के लोग परेशान हो गए। कुछ गांव को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया, कि आरक्षित वन है ना, उन पर वो उसको उन गांवों को इस शर्त पर रहने दिया गया, किस शर्त पर, कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई करेंगे, कटाई का काम करेंगे, वो भी किसमें, फ्री में, कैसे नहीं देंगे, फ्री में करेंगे, और जंगल को आग से बचाएंगे, तो हम इनको रहने देंगे। आगे देखते हैं। बाद में इन्हीं गांव को वन ग्राम कहा जाने लगा। आरक्षित वन है इनके पास, गांव थोड़ी गए थे ना, क्या कहा, उनको वन ग्राम कहा गया। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। बाद बाकी जो गांव थे ना, गांव के लोगों को बिना किसी सूचना के, बिना किसी मुआवजा दिए वहां से हटा दिए गए थे। अगर आज के समय में सरकार पब्लिक की जमीन को अधिग्रहण करती है या लेती है अपने किसी काम के लिए, तो उसका मुआवजा मिलता है। लेकिन इनको तो बिना सूचना दिए हटा दिया। अब तो सूचना दी जाती है ना अपने यहाँ पे, इनको बिना सूचना दिए हटा दिया गया, और ना तो इन्हें कोई मुआवजा मुआवजा दिया, मिलता मुआवजा, वो नहीं दिया। तो काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान, जमीन का जो भी लगान बढ़ा था वो लगान, और औपनिवेशिक अफसरों के हाथों जो बेगार और की निरंतर मांगों से क्या हो गए, त्रस्त हो गए। क्या बताओ, बेगार करवाते रहते हैं, मांगे बढ़ती जा रही, डिमांड बढ़ती जा रही, मिलता जुलता कुछ है नहीं है, परेशान हो गए थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। अब उन्हें कुछ मिले खाने के लिए, बेगार में बेगार करा ली, क्या है नहीं, का संसाधन है नहीं है, खाने पीने की है नहीं है, पड़ गया अकाल। अब अकाल आया, फिर क्या होता है, अकाल आया, अकाल का दौर आया पहले 1899, 1900 में, और फिर 1907, 1908 में वन का अकाल आया, है ना। पहले कब आया, 1899 से लेकर 1900 के बीच में अकाल पड़ा, फिर पड़ा 1907 से लेकर 1908 के बीच में। तो वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया था। वन आरक्षण है ना, क्या काम किया था, चिंगारी का काम किया था, है ना। लोगों ने बंजारों में, लोगों ने बाजारों में, त्योहारों के मौके पर, और जहां कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। या तो लोग विशेष त्योहार होता है तो वहां लोग इकट्ठे होते हैं ना, या फिर कहीं बाजार में जा रहे हैं तो वहां लोग इकट्ठा होते हैं ना, या फिर कहीं गांव में जो मुखिया जो इकट्ठे होते हैं, जो लोग पुजारी इकट्ठे होते हैं ना, जो वो अपनी बात को रखने लगे, भाई देखो हमारे साथ ये हो। तो कांगेर बनों के ध्रुवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे। कांगेर बन के जो ध्रुवा समुदाय के लोग हैं ना, इस मुहिम में कैसे सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। ये मतलब मांगे उठाना जानते थे, वजह से आरक्षण सबसे पहले यहीं पर हुआ था, लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, इनका नेता कोई एक व्यक्ति नहीं था ना? लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। नेथानार गांव है, ये गुंडा धूर को क्या मानते हैं, एक आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। तो 10 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे। क्या करने लगे, ये गांव गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना है, विद्रोह करना है। गाँव गाँव चक्कर काट रहे हैं, गाँव गाँव में चक्कर काटने, क्या मिर्च हो गई, ढेले मिट्टी के ढेले हो गए, है ना, आम की टहनियां हो गई, ये बगावत का संदेश था अंग्रेजों के। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद की। भाई जब एक व्यक्ति, एक गांव तो से प्रसन्न था नहीं, प्रत्येक गांव उनसे प्रसन्न था, प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रसन्न था अंग्रेजों से, इसके प्रत्येक गांव के व्यक्ति ने, हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में किया तो मदद की ना, मदद की। बाजार लूटे गए, बाजार को लूट लिया, और
अफसरों और व्यापारियों के घर अफसरों के व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा और उनको जलाया गया। अनाज का जो अनाज की मिला था उसका क्या कर दिया, तो पुनर्वितरण कर दिया गया। जिन जिन पर हमले हुए उनसे ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी तरह से जुड़े थे। देखते हैं, जिन पर जो हमले हुए थे ना, उनमें से ज्यादातर जो लोग औपनिवेशिक राज्य से और इसके दमनकारी कानून से क्या थे, कनेक्ट थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह, अब इनकी जो घटनाएं हुई इनके एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा। इन्होंने गवाह थे, चश्मदीद गवाह थे इन्होंने। और मिशनरी विलियम वार्ड, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अब इन पर जो हमले हुए थे, इन पर जो आंदोलन हुए थे, उनकी बात कही है उन्होंने। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। तो ये जो गवाह के रूप गवाह थे घटनाओं के, मिशनरी विलियम बार्ड इनका नाम है। ये थोड़े अंग्रेज के प्रति रवैया अच्छा रखते थे। ये गवाह मतलब मानते वो, उन्होंने वो लिखा सरकार को संकेत देने के लिए कि पुलिस वालों व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। ये लिख दिया उन्होंने, भाषा हो गई। वो लोगों ने यहाँ यहाँ पर क्या किया है, शुरू किया है, एक नाम बता दिए ना, जो चीज आपस में बांट ली है। और इसी भाषा को उन्होंने शोध में लिख के उन्होंने किया अंग्रेज हवा के रूप में। और इसी को ध्यान रख करके अंग्रेजों ने जो बगावत, जो आंदोलन था, अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए। आदिवासी नेता हैं, ने क्या काम किया, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। मतलब आदिवासी नेता थे तो अंग्रेजों से बातचीत करना चाहते थे, अपनी समस्या बताना चाहते थे, लेकिन समस्या बताने से पहले, बातचीत करने से पहले अंग्रेजों के जो सिपाही थे उन्होंने जो तंबू थे आदिवासी नेताओं के चारों तरफ के घेर करके उन पर क्या कर दी, गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। के बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते, वो होते ना शरीफ लोग या शरीक लोग, इन पर क्या कर दिए, कोड़े बरसाए, उन्हें सजा देते। सैनिक गांव गांव घूमने लगे थे, तो कोड़े बरसाने सजा दे रहे हैं, सैनिक हर गांव में घूमने, मतलब अपना डर स्थापित करने के डर बन जाए। ज्यादातर गांव खाली हो गए, कि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर देखते हैं, अब अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लगेंगे। जंगल में चले गए, कहीं कहीं चले गए, नियंत्रण करना क्या हो गया, कठिन हो गया। लगभग फरवरी से लेकर मई तक का समय लग गया था उनको। फिर भी वे गुंडाधूर को कभी नहीं पकड़ सके। गुंडाधूर है ना, क्या था, वो कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, थे ना। आरक्षण का जो काम था ना, और आरक्षित क्षेत्र को भी 10 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। आरक्षण का जो भी क्षेत्र था, आरक्षित का 10 से पहले की जो योजना थी ना, क्या कर दिया, आधा कर दिया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं। बस्तर के जो जंगल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, कहानी यही खत्म नहीं होती, आगे क्या होता है। आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित कायम रही थी। तो औद्योगिक के लिए क्या रखा गया, आरक्षित रखने की नीति कायम रही थी आजादी के बाद भी, है ना। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को नकदी उपलब्ध कराने के लिए
4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाएं। ये ने ये प्रस्ताव रखा था कागज के लिए लोग के लिए। 4600 यानी 4600 हेक्टेयर की जो प्राकृतिक जो साल वन की जगह है ना, वो देवदार के पेड़ लगाइए उस जगह। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को, स्थानीय पर्यावरणविद होते हैं ना, पर्यावरण का ख्याल रखने वाले, पर्यावरण के क्या काम किया, तो रोक लगा दी। आगे देखिए। आइए अब एशिया के एक और हिस्से देखते हैं। एशिया का जो एक और हिस्सा है, आप जो इंडोनेशिया आप देखते होंगे उसमें एटलस में है ना, ये भारत के दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में जो पड़ता है इंडोनेशिया यूं करके बना होता है ना। आपको थोड़ा बता दूं, आप मानेंगे हमारा, देख लेते हैं, ये हमारा भारत देश है ना, हमारा भारत देश मान लेते हैं। यहाँ पर सुमात्रा हो गया है ना, जावा हो गया, ये दक्षिण पूर्व एरिया हो गया ना, ये दक्षिण की साइड की और पूर्व साइड की एरिया होगी ये वाली। हाँ, इसी जावा की बात हो रही है इसकी, है ना, जावा की बात हो रही है। तो इंडोनेशिया की तरफ चले, जरा देखें कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था। यानी कि अब जावा की, जब एशिया के एक और हिस्से जो इंडोनेशिया है ना, इसकी बात हो रही है और क्या हो रहा था, अब उसको भी जान लेते थोड़ा, इन्होंने इसमें बताया गया है। देखेंगे आगे। देखिए जावा के जंगलों में, बात किसकी हो रही है, जावा की। ये क्या है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ है ना, ये लिखने से थोड़ा हो जाएंगे। तो हम मात्रा द्वीप मान लेते हैं, मान लेते क्या वो है ही मात्रा, और ये हो गया जावा, क्या हमारा इंडिया, या बोलो या भारत बोलो। मात्रा जावा ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया है ना, देख सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो ये हमने आपको थोड़ा बता दिया है लोकेशन। इस जावा द्वीप की बात हो रही है, इस जावा द्वीप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत के या दक्षिण एशिया के क्षेत्र है, तो जान लेते हैं। पर अंग्रेजों की या वहाँ के जो डच लोग थे, पर वन के बारे में क्या चीज, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। जावा के जंगलों में हुए बदलाव देखते हैं हम क्या है। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप में जाना जाता है, के रूप में, चावल के उत्पादक के रूप, चावल के उत्पादक का द्वीप। लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था, मतलब यहाँ पर वन होते थे, है ना। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था, यहाँ पर डचों का शासन था इंडोनेशिया में। और जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। भारत का जो इंडोनेशिया का जो वन कानून है, उनमें कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी, वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। इंडोनेशिया में जो जावा जावा जगह है ना, वहां की बात हो रही है। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे, अंग्रेजों की तरह, है ना। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी, आबादी जावा की अनुमानित, अनुमानित है ना, सन 1600 ईस्वी में। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, जहाँ जो जगह होगी, जो मैदान होंगे, वहाँ लोग भी ज्यादा रहेंगे ना, तो ढेर सारे गांव थे। लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। पहाड़ों में जो भी खेती करते हैं ना, वहाँ पर क्या, अनेक लोग रहते थे, अनेक समुदाय रहते थे खेती करने वाले। अब देखते हैं जावा के लकड़हारे कौन, थोड़ा देखिए। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। कुशल लकड़हारे और कैसे घुमंतू किसान थे, का महत्व इस बात से आका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, यहाँ के 6000 कलांक परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। कहानी
बाकी जावा की। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत ही मुश्किल था। चाहिए चाहिए सागौन को काटने के लिए, अगर कौशल नहीं है तो आप राजाओं के महल नहीं बना सकते। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, प्रारंभ करना किया स्टार्ट किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कलांग उनके लिए काम करें। कलांग जो लोग थे जो वनों की कटाई करते थे, है ना। 1717 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला कर दिया। इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस दबा दिया। बात है, डच वैज्ञानिक बन की क्या है। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर दिया। वन लागू करके ग्रामीणों जंगल तक पहुंच पर बंदिशत हो, मिलती जुलती रही इनकी अंग्रेज के शासन से। डचों वालों की मिलती जुलती है ना, यहाँ पर की गई वैसा ही है। के बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए, नाव बनाना है, घर बनाना है, ये बनाने के खास उद्देश्य से सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती, जंगल चुने काटी जा सकती, और वह भी कड़ी निगरानी में देखेंगे। कड़ी कड़ी निगरानी में कटेगी, जैसे ऐसी पंचायत कर ले वैसे। ग्रामीणों को मवेशी चराने, ग्रामीण लोग मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। बिना परमिट के आप यहाँ से नहीं आ सकते, तो बिना परमिट के जाते हैं आपको दंड दिया जाएगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण में वन प्रबंध और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी गई। मैं क्या कह रहा हूँ, भारत में हो रही थी सेम चीज जावा में हो रही थी। वही तो कहा गया इसमें, भारत की तरह, भारत की तरह है, यहाँ पर भी जहाज के लिए लकड़ी, रेल लाइन की लकड़ी, वन प्रबंधन जरूरत होगी, वन सेवा को लागू करने की जरूरत होगी। देखिए, है ना। 1882 में अकेले जावा से ही कितनी 2,80,000 स्लीप का निर्यात किया गया। कहाँ से? 1882 में अकेले जावा से ही। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। चाहिए, काम तो चाहिए ना। तो डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया था। डचों ने जंगलों ने क्या कर दिया, जंगलों डचों ने जंगलों पर जो भी खेती करते थे उस पर लगान लगा दिया। बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सेम टू सेम वही सरकार गतिविधियां हो रही है। सेम टू सेम अंग्रेज शासन पद्धति को इन्होंने अपनाया था डचों ने। देखिए, इस जैसे वो अपने भारत में ऐसे दिखा रहे हैं, एक तरह समानता दिखा दीजिए जावा में और भारत में। तो इस व्यवस्था को ब्लेंडागिडियस्टन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना दिया जाने लगा। बाद में जो वन ग्रामवासी है ना, बहुत काम करते थे ना, काम करने के बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय क्या कर दिया, थोड़ा बहुत मेहनताना दे दिया था। लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। वन भूमि थी, वन भूमि पर खेती करने के जो अधिकार थे वो कैसे कर दिए थे। तो इतना अंतर आपको दिख जाता है ना। और से क्या, जंगल से जंगल से सागौन की लकड़ी ले जाती मालगाड़ी और औपनिवेशिक शासन का अंतिम हो रही है। देख लेते हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्न वॉन होजेन ड्रॉप ने औपनिवेशिक कालीन जावा में कहा था कि बटाविया के लोग पढ़ो, आश्चर्य से सुन, मुझे बताना है, हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौका नष्ट होने वाला है ना। दूसरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाजों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीद, और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को जड़े इस धरती को छोड़ते हैं
हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। देखेंगे, साथ ही जितनी जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाजों को बनाने के लिए भी है। के बावजूद जावा के जंगल तेज से उन्हें काटा जाता है। जावा के जंगल है, उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, ये सन का मानना है। तथा आपको जावा से और अपने अपने देश बेगा करवाते थे, तब फिर भी मेहनताना देते थे पर आरक्षित क्षेत्र में अधिकार थोड़ी बहुत कर दिए थे। तो वो अंतर बेस तो सेम टू सेम शासन रहा है ना। और बच्चों का और अंग्रेज सामने की चुनौती, सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदुबलांतोंग गांव के निवासी सुरंग को सामन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा कर दिया, खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनी हुई, क्या कहता, जो हवा है, पानी और जमीन है, लकड़ी राज्य ने नहीं बनाई है, पर उनका कोई अधिकार। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया इसी बात को देखते देखते। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामन का दामाद भी सकता, सामन का दामाद एक एक्टिव था। तो सात तक 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। और बहुत हो गए ना। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो साम्यवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया। साम्यवादियों ने चाहे जमीन का सर्वेक्षण करने के लिए, साम्यवादी थे, उन्होंने जमीन पर लेट गए वो, नहीं देंगे हमारी जमीन हमारे लिए, हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये राज्य की नहीं, प्रकृति की है, इस पर आपका अधिकार कैसे हो गया, आप अभी आए, हम यहाँ परंपरागत रूप से रह रहे हैं। इस तरह से उन्होंने उसका विरोध किया, है ना। जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेघर करने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया, क्या काम किया, लगान देने से और जुर्माना भरने से और बेघर करने से मना कर दिया, भाई हम नहीं। मैं आपको बताया था ना, रात्रादीप हो गया, और ये डच डच है ना, ये डच, और ये जावा है, बोर्निया, मलाया राज्य, स्थिति दिखा दी है। तो इस जावा की बात हो रही है इसकी, है ना। जावा की राजधानी क्या है, बटाविया, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, इंडोनेशिया के ज्यादातर जंगल सुमात्रा, कालीमातान, पश्चिमी पश्चिमी ईरान में स्थित है। जावा ही वह जगह है जहाँ डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत, वहाँ पर वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की, वहाँ पर जावा में। आगे देखेंगे, ये द्वीप जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन की जंगल ढका रहता था। अब देखते हैं इसको, क्या देखते हैं। और वन विनाश, हाँ, युद्ध हुआ और वन का विनाश हुआ, उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा था। पहला का जो विश्व युद्ध हुआ था, का जंगलों पर गहरा असर पड़ा, कैसे पड़ा देखते हैं। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की को पूरा करने के लिए बेहताश पेड़ काटे। है? है? बिना सोचे समझे पेड़ काटा गया था द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, बहुत ज्यादा पेड़ कटे थे। और जो भी योजना थी वो बंद कर दिया, पेड़ की कटाई पर ध्यान देते। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति बनाई थी। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले किसने, डचों ने भस्म कर भागो की नीति के तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों ढेर जला दिए गए, जिससे जापानियों के हाथ न, जापानियों के आने से पहले पर डचों का शासन था जावा पर। जब जब डच लोग वहां से गए थे, उन्होंने ये नीति अपनाई थी कि जो सागौन के जो लट्ठे हैं उनको जला दो, आरा मशीनों को जला दो, जापानियों के हाथ में कुछ ना, जापान जावा पर
कब्जा कर रहा था उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध की बात हमने बताई थी आपको, पढ़ाया था, बात हो रही है। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके, जापानियों ने जापानियों ने जापानियों के हाथ लट्ठे लगा दिए, जिस जापानियों के हाथ ना लग पाए। उसके बाद जापानियों ने वनवासियों को, वनवासी है ना वो, जंगल काटने के लिए बाध्य करके, भाई आप जंगल काटिए, और अपने युद्ध उद्योग के जंगलों का निर्मम दोहन किया गया। अपने युद्ध के लिए जंगलों का दोहन किया था जापानी लोगों ने दी थी। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। क्या हुआ, लोग होते ना, हाँ भाई जो जो जापान के लोग आए हैं, जंगल काटने को बोल रहे, क्या करते, जंगल कट गए तो काटना शुरू कर दिया, कुछ बात थी उसमें। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल करना कठिन था। जब वापस करना भाई कठिन तो होगा। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोग चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को बाहर रखने वन विभाग की बीच टकराव पैदा हो गया। चाहते थे, आपको दिखा दिया है, चलिए चित्र दिखा गया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब थोड़ा ही बचा है, आप लोग बने रहेंगे। इंडियन म्यू इंडियन म्यूनिशंस बोर्ड से पेगोडा पर एकत्रित जहाजों में लादने को तैयार बोर टिम्बर स्लीपर बात है, देखो आदम के, है ना। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते अपने व्यक्तियों का सफल। दोनों विश्व युद्धों का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया व दूसरी जगहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने पूरा करने के लिए वृक्ष काटे थे। बड़ा असर पड़ा था भारत में, एशिया जावा पर। सागर के पास देखिए, है ना, विश्व रेखा के पास पड़ने वाले क्षेत्र और सूर्य की सभा लगातार समान पड़ती रहती है, वर्षा होती है, वृक्ष पनपते रहते हैं। एरिया वैसी थी। देखिए, वानिकी में नए बदलाव। अब वानिकी में नए बदलाव क्या आते हैं? 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा, अब एशिया की सरकार और अफ्रीका की सरकार को यह समझ में आने लगा, वैज्ञानिक वानिकी वन समुदाय जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं, जाने लगा है। अपनी जो चल रही है इसमें क्या हो रहा है, बार बार टकराव हो रहा है। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बनेगा। आप जो इमारती लकड़ी चाह रहे हैं ना, आप क्या करें, संरक्षण करेंगे। सरकार ने यह भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की, वन प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं ना, कि आपको हेल्प लेनी होगी, तो आप मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए, ग्रामीणों ने सरना, देवराकुंड, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की थी, इनको सुरक्षित रखा जा सका। बगीचा माना ना, इनको भी काट डालते। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी अपने आप करते रहे। जंगल बचे, वन पर निर्भर नहीं थे ये, अच्छा, लेकिन खुद अपने आप ही की थी। हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता था। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। वैकल्पिक तरीके हैं के बारे में ये लोग सोचने लगे हैं। और ये हमारा चैप्टर का लास्ट हुआ, और इसमें लिखा है डच औपनिवेशिक शासन का बैग में लट्ठों का गोदाम है। अब देखिए, और ये चित्र आपने देख लिया। आज का लेक्चर हमारा यही हुआ फिनिश, और अब मिलते हैं, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद जो भी चैप्टर होगा, और आपको पता है कि हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी में हमने बारे में पढ़ा है, और हमें
मुझे लग रहा है कि इसके बाद हमारा एक लेक्चर होगा, आपकी एनसीईआरटी ये क्लास 9 की जाएगी। फिर हम शुरू करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी। फिर हम में सीरीज से आगे बढ़ेंगे, छोड़ोगे कुछ नहीं। आपके एग्जाम तक जो आपके लिए उपयुक्त है हम आपको कराएंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। और इसी के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे। आपके ये का यूट्यूब चैनल है, तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भेजेंगे। और आप जुड़े रहेंगे परीक्षा तक हमारे साथ, और परीक्षा के बाद भी जो चलेगा उसके हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको बहुत ही फ़ायदा यहाँ से होगा। तो फ़ायदा होगा नहीं, फ़ायदा होगा ही होगा, होने वाला है, होगा ही होगा, 100% होगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा आपके प्रति मान सकते हैं विश्वास है ना? और आप लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, अपने दोस्तों को करेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।